सो वी आर मूविंग टूवर्ड्स कोलिजन इन 2 डायमेंशन। ठीक, 2 डायमेंशन में इलास्टिक कोलिजन की बात हम लोग करने चल रहे हैं। सो लेट अस सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट है m1 मास का, ये जिसकी इनिशियल स्पीड u1 के बराबर है, और ये आ रहा है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से टकराने जो कि इनिशियली रेस्ट पर है। ठीक, तो u2 की वैल्यू कितनी है, यानी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट कितना है, 0 के बराबर, वो रेस्ट पर है और पहला ऑब्जेक्ट केवल मूव करता हुआ आ रहा है। और जैसे ही कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद m1 वाला मास इधर जाने लगा, m2 वाला इधर जाने लगा। जैसे कैरम बोर्ड में होता है, आपने एक कोई गोटी मान लो वो रेस्ट पर थी, इधर से एक को हमने ऐसे स्ट्राइक किया, ये जा रही है, इसको हिट करते ही है, और ये इधर और ये इधर, इस तरीके का। ठीक, आफ्टर कोलिजन m1 की वेलोसिटी कितनी हो गई, v1, और m2 वाले की वेलोसिटी कितनी हो गई, v2। तो क्योंकि अब यहां पर 2 डायमेंशंस की बात आ गई, यहां पर x कंपोनेंट y कंपोनेंट किया जा सकता है, तो हम लोगों ने पहले वेलोसिटीज के कंपोनेंट किया। तो पहले ही देखो वेलोसिटी v1 थी इधर की तरफ, और इसका एंगल हम लोगों ने मान लिया कुछ θ1, तो इसका कंपोनेंट कितना होगा, v1 cos θ1, और इधर की तरफ v1 sin θ1। ये कंपोनेंट आप लोग को पता ही है, एंगल के साथ वाला कंपोनेंट cos और जो बच जाए वो sin। बिल्कुल इसी तरीके से v2 वेलोसिटी इधर की तरफ है, θ2 इसका एंगल है, तो इधर की तरफ कंपोनेंट होगा v2 cos θ2 और इधर की तरफ होगा v2 sin θ2। तो इस तरीके का कंपोनेंट हम लोगों ने वेलोसिटीज का पहले कर डाला। क्लियर? नाउ अब जो भी कोलिजन हो रहा है वो 2 डायरेक्शंस में हो रहा है, x में भी y में भी। ठीक, वेलोसिटी का कंपोनेंट x में भी है, y में भी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करने चल रहे हैं अलोंग x डायरेक्शन। अगर x डायरेक्शन की बात की जाए तो इनिशियल मोमेंटम x डायरेक्शन में बेटा कितना था, इनिशियल मोमेंटम इन x डायरेक्शन should be equal to final momentum in x direction। भाई मोमेंटम कंजर्वेशन तो यही कहता है कि इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन आप जरा मुझे बताइए मोमेंटम कितना था x डायरेक्शन में, बताओ भाई। बिफोर कोलिजन, कोलिजन होने के पहले x डायरेक्शन में क्या कोई ऑब्जेक्ट मोशन में था, नहीं था। कौन था, m1 था, किधर की तरफ, स्पीड कितनी, तो इनिशियल मोमेंटम बेटा क्या x डायरेक्शन में m1 u1 था, ये तो मूव कर ही नहीं रहा था, तो इसका मोमेंटम 0। ठीक, आफ्टर कोलिजन x डायरेक्शन में जरा बताइए कितना मोमेंटम है, m1 v1 cos θ1 प्लस m2 v2 cos θ2। सही है, ये x डायरेक्शन में हो गया, यानी अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। नाउ अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन या y डायरेक्शन अगर हम लोग बात करें कि y डायरेक्शन में क्या होगा भाई, तो अलोंग y डायरेक्शन वी कैन राइट, फिर से वही बात आई, इनिशियल मोमेंटम इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इन y डायरेक्शन। तो y डायरेक्शन का इनिशियल मोमेंटम कितना था बेटा, y डायरेक्शन में इनिशियली कोई वेलोसिटी है, इसके पास है कोई वेलोसिटी, इसके पास नहीं, इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम इन y डायरेक्शन कितना था, और फाइनल मोमेंटम बेटा बताओ जरा y डायरेक्शन में कितना है, m1 v1 sin θ1 प्लस ध्यान से देखो, प्लस होना चाहिए माइनस होना चाहिए भाई। एक का मोमेंटम अगर ऊपर है तो दूसरे का, अकॉर्डिंग टू डायग्राम अगर दोनों का ऊपर होता तो दोनों का हम प्लस ले लेते, लेकिन खुद सोचो अगर एक ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा दूसरा 100% नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि इनिशियल मोमेंटम कितना था, फाइनल भी कितना होना है, 2 चीजों को जोड़ोगे तो क्या कभी 0 हो पाएगा, इसका मतलब वो माइनस ही होना चाहिए। बोलो भाई। तो इसी वजह से एक ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो दूसरा नीचे जा रहा है, ताकि नेट मोमेंटम कितना रहे, 0। सो m1 v1 sin θ1 क्योंकि ऊपर की तरफ है, और m2 v2 sin θ2 क्योंकि
नीचे की तरफ है, तो मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, सो कंसीडरिंग साइन। क्लियर है? ठीक है। अब थर्ड इक्वेशन, ये तो मोमेंटम की बात हो गई एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में। अब आते हैं थर्ड इक्वेशन पर। तो थर्ड इक्वेशन आपका है एनर्जी, क्योंकि ये कौन सा कोलिजन है? इलास्टिक कोलिजन। सो हाफ m1u1 स्क्वायर, बोलो बिफोर कोलिजन केवल यही एक मोशन में था, ये तो था ही नहीं, तो इसकी एनर्जी तो है नहीं। आफ्टर कोलिजन की एनर्जी बताइए जरा। हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 3। अब जरा अननोन्स बताइए हमें कितने हैं? v1 v2 θ1 θ2, 4 अननोन्स हैं। क्लियर? वी हैव 4 अननोन्स। और इक्वेशंस कितनी है हमारे पास? 1 2 और 3 इक्वेशन का मतलब कोई एक इक्वेशन अभी हमको और चाहिए, तो उसके बारे में भी हम लोग अभी आगे बात करेंगे कि नेक्स्ट इक्वेशन हम क्या बना सकते हैं और कहां से बना सकते हैं। क्लियर है? ठीक। फिलहाल इक्वेशंस अगर बन गई, देखो ये अब जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। तो इसके पहले वाले में जब हम वन डायमेंशन में बात कर रहे थे तो मैंने पूरा सॉल्व करके आपको पूरी इक्वेशन डिराइव करवाई थी ना, वो 2m1v1 अपॉन m1 प्लस m2 और प्लस m2 माइनस m1 और इस तरह की इक्वेशन थी कुछ। ठीक, तो v1 की वैल्यू v2 की वैल्यू हमने पूरा निकाल के आपको दिखाया। अभी क्या है, चीजें अब कॉम्प्लेक्स हो रही है, तो मैं उसको पूरा सॉल्व करके फालतू रटने वाला कोई रिजल्ट में नहीं बनाना चाहता कि खतरनाक सा एक्सप्रेशन बना दे जो हमें खुद नहीं याद है, उसको भी आप याद करो। पिछले वाले में तो आप याद कर सकते हो, अगर 2-4 बार लगाओगे तो धीरे धीरे याद हो जाएंगी इक्वेशन वाली। लेकिन इसको अगर सॉल्व करके एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बना दिया जाएगा तो बहुत खतरनाक से, क्योंकि उसमें साइन थीटा कॉस थीटा सब आएगा इसमें। तो उसको रटने की बजाय इसको समझ लेना ज्यादा अच्छा है कि कभी भी 2 डायमेंशन में अगर कोलिजन 2D में कोलिजन हो रहा होगा तो आप x डायरेक्शन में ऐसे मोमेंटम निकालना, y में मोमेंटम निकालना और उसको कंजर्व करना। क्लियर? साथ ही साथ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगा ही लगेगा, इसको हम लोग लगाएंगे। एक इक्वेशन एक्स्ट्रा और चाहिए, उसकी बात अभी हम लोग आगे करने वाले हैं। एक चीज और रह गई है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। वैसे तो इसको ये स्लाइड और थोड़ा पहले होना चाहिए था, 2D पढ़ने से पहले 1D कंप्लीट कर लेना चाहिए था, तो ठीक है इसकी भी बात कर लेते हैं। परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब मैंने क्या समझाया था आपको, तो भाई परफेक्टली इन इलास्टिक का मीनिंग क्या बताया था? आफ्टर कोलिजन दोनों सेम स्पीड से अगर मूव करने लगे, यही तो बताया था। तो ये कुछ ऐसा सीन है कि ये पहला बॉल है, ये दूसरा बॉल है, इसका अपना मास ma है, इसका मास mb है, इसकी इनिशियल स्पीड है ua, इसकी इनिशियल स्पीड है ub, बट आफ्टर कोलिजन बोथ बॉल्स या ऑब्जेक्ट्स स्टिक टुगेदर एंड दे मूव विद सेम स्पीड v। कोलिजन के बाद सेम स्पीड से मूव कर रहा है तो वो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है। अब आप सोचो, मुझे लगता है यहां पर अननोन एक ही है। अब बोलो भाई, यहां पर अननोन क्या है? केवल v। तो केवल एक इक्वेशन से हमारा काम चल जाएगा, और वो इक्वेशन कौन सी है? मोमेंटम कंजर्वेशन। बताइए इक्वेशन से क्या आएगा? ma ua प्लस mb ub इज इक्वल टू ma प्लस mb टाइम्स v। सोचो भाई, इसका मोमेंटम कितना है? ma इंटू वी, उसका कितना है? mb इंटू वी, v कॉमन है, दोनों को जोड़ दो। तो ये हमारे पास बेटा ओवरऑल इक्वेशन आ गई है, और इसी को आप एज अ रिजल्ट दिमाग में रख सकते हैं। ठीक, यहां से अपने को v की वैल्यू मिल जाएगी, जब जरूरत होगी हम v निकाल लेंगे खट से। ठीक, सो m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये हो गया परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। सिंपल रिजल्ट है, मतलब इसमें तो ये तो बिल्कुल भी कठिन नहीं है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा एनर्जी का यानी काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है इसमें। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन।
ये लॉ दिया था न्यूटन साहब ने, तो इसी को न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो जो फोर्थ इक्वेशन अपने को चाहिए थी ना, तो फोर्थ इक्वेशन यहीं से आती है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से। तो इसके बारे में जरा देखिए क्या लिखा है। मोस्ट ऑफ द रियल कोलिजन्स आर नाइदर परफेक्टली इलास्टिक नॉर परफेक्टली इन इलास्टिक, या जिसको प्लास्टिक भी कह सकते हैं। मतलब जो रियलिटी में जो कोलिजन होता है, ना तो वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है, ना ही वो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होता है। वो परफेक्ट जैसी कोई चीज रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है ना। परफेक्शनिज्म जो है वो रियल चीज नहीं है, वो रियल केस होता ही नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता। तो इसी तरीके से कोई कोलिजन भी परफेक्ट नहीं है। दे आर पार्शियली इलास्टिक कोलिजन्स। जो रियल कोलिजन्स हैं वो कैसे होते हैं? पार्शियली इलास्टिक कोलिजन्स होते हैं, इन विच kinetic energy reduces and so the speed of separation is less than the speed of approach। जितने भी रियल कोलिजन्स होते हैं सभी में, और ये बात मैंने पिछले क्लास में जब मैं बात कर रहा था तो मैंने यहाँ पे पूछा भी था आप लोगों से, यूए बड़ा या यूबी, तो आपने कहा बिफोर कोलिजन सर यूए बड़ा है, याद करो। और आफ्टर कोलिजन भी मैंने पूछा था वीए बड़ा या वीबी, तो आपने कहा सर वीबी बड़ा है। सोचो, अगर वीबी बड़ा होगा तभी तो भिड़ने के बाद वो भागेगा भैया कि ये पागल है, फिर से आगे भिड़ा देगा गाड़ी। तो जो आगे वाला होगा वो भागेगा तेजी से। तो वही वाला काम यहां पर है कि इस तरह के रियल कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस होती है, सो स्पीड ऑफ सेपरेशन इज लेस देन द स्पीड ऑफ अप्रोच। नाउ द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन गिव्स अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ द कोलिजन एंड इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ relative speed of separation to the relative speed of approach। यानी कि अगर मैं यहां पर बात करूं सीधे सीधे, मैं आपको अगर फार्मूला समझाऊं तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E का सीधा फार्मूला है रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच। अब एक चीज मुझे बताइए, दो ऑब्जेक्ट्स में कोलिजन अगर होना है तो सेपरेशन का काम कोलिजन के पहले का है या कोलिजन के बाद का है? कोलिजन के बाद का है, ठीक। कोलिजन के बाद बेटा एक V1 से जा रहा है, एक V2 से जा रहा है, तो रिलेटिव स्पीड उनके बीच की कितनी हुई? रिलेटिव स्पीड याद है, पढ़ाया था। दो ऑब्जेक्ट अगर सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो रिलेटिव स्पीड बढ़ जाती है, घट जाती है? घट जाती है। If two objects are moving in same direction, relative velocity is obtained by subtracting them। याद करो, VAB अगर आपसे पूछा जाए रिलेटिव स्पीड ऑफ A with respect to B, so that was VA minus VB। क्लियर? तो अगर सेपरेशन के बाद V2 वेलोसिटी ज्यादा है, जो कि होगी भाई, जिससे भिड़ी है गाड़ी वो आगे वाला ही तेजी से भागेगा, ठीक। सो रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन अगर आप ध्यान से सोचो तो क्या वो V2 माइनस V1 है? इमेजिन करो कोलिजन के पहले का सीन ये है, ये आ रहा था 8 मीटर पर सेकंड से, ये जा रहा था 6 मीटर पर सेकंड से, ठीक। और कोलिजन के बाद की अगर मैं बात करूं आपसे, तो ये हो सकता है किसी 12 मीटर पर सेकंड से भागे और ये हो सकता है 4 मीटर पर सेकंड से भागे। बोलो यार, ऐसा ही सीन होता है कुछ, ठीक। तो बिफोर कोलिजन इनकी स्पीड ज्यादा है, बट आफ्टर कोलिजन इसकी ज्यादा है। तो सेपरेशन का काम यहां पर हो रहा होगा या यहां पर? ऑब्वियस है, उधर वो ज्यादा तेजी से भाग रहा है, तो ये सेपरेशन यहां बढ़ेगा और ये कोलिजन के बाद ही होना चाहिए, ठीक। तो रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन इन दिस एग्जांपल इज 8 मीटर पर सेकेंड। 12 माइनस 4, 8 मीटर पर सेकेंड। तो वही मैंने लिखा है बेटा V2 माइनस V1। और अप्रोच का काम बिफोर कोलिजन का है। अप्रोच कब हो रहा होगा? बिफोर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन कितनी स्पीड से वो उसके करीब आ रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड से। सोचो, 8 से वो जा रहा है, 6 से वो जा रहा है, तो ज्यादा किसकी है? पीछे वाले की। कितनी ज्यादा है? तो रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच की अगर मैं बात करूंगा तो दैट इज U1 माइनस U2। दिस इज फार्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन।
क्लियर है? तो बेटा E को हम लोग लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, या तो आप इसमें भी माइनस कॉमन करके इसको लिखो V1 माइनस V2 अपॉन U1 माइनस U2, या इसको उल्टा कर लो, आप लिखो V2 माइनस V1 अपॉन U2 माइनस U1, एक ही बात है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। क्लियर है? सो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का सीधा ये फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए, यही मेरे भी दिमाग में है, मैं इसको बहुत ज्यादा नहीं रटता हूं, इसको हम लोग फंडामेंटल दिमाग में रखते हैं। रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाई रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच इज डिफाइंड एज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो देखिए लिखा है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज गिवन बाई माइनस V1 माइनस V2 अपॉन U1 माइनस, सेम चीज हम लोगों ने डिराइव किया वहां पर, ठीक? तो ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को डिफाइन करेगा। अब एक एक करके जरा देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो E होता है, अलग अलग तरह के कोलिजन्स में इसकी वैल्यू कैसी होगी। अगर E बराबर 1 है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू अगर 1 के बराबर है, तो जरा सोचो रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच बराबर 1। इसका मतलब रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड ऑफ, मतलब कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद अगर 2 मीटर पर सेकंड से यहां पे अप्रोच की रिलेटिव स्पीड थी, तो सेपरेशन की स्पीड भी 2 मीटर पर सेकंड ही होगा। तो ऐसा कब पॉसिबल था? इस वाले केस में जरा सोचो, अगर इसकी स्पीड होती 8 और इसकी हो जाती 6, चेक करो, यहां पर अप्रोच की स्पीड कितनी थी? 2, सेपरेशन की भी स्पीड कितनी है? 2, और यहां ओवरऑल हुआ क्या? दोनों की वेलोसिटीज, और ये कब होता है? जब दोनों का मास सेम, ठीक है ना? फिलहाल मतलब वो तो एक केस था। अब आते हैं यहां पर, यानी कि कोलिजन किस तरह का है, पढ़ चुके हैं आप लोग इसको, बोलो भाई। तो अगर E बराबर 1 है तो कोलिजन कैसा है? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। अगर E की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, वैल्यू ऑफ द E इज इन बिटवीन 0 to 1, मान लो 1/2 है, तो इसका मतलब दैट इज एन एग्जांपल ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज लेस देन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो अप्रोच वाली वेलोसिटी अगर 2 थी तो सेपरेशन की वेलोसिटी 1 होगी, 1.5 होगी, मतलब 2 से कम होगा। कुछ बात समझ में आ रहा है? तो इन इलास्टिक कोलिजन्स के केस में E की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। फिर आया परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। अगर इन इलास्टिक कोलिजन है तो आफ्टर सेपरेशन दोनों की स्पीड बोलो सेम होनी चाहिए, तो वहां पर E की वैल्यू क्या होती है? 0। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना हुआ? अगर E की वैल्यू 0 है तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज ऑल्सो, भाई E का फॉर्मूला ही है ना, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू 0 है, तो अप्रोच वाला उधर गया, वो भी 0 हो गया। बोलो यार, तो सीधे सीधे क्या बना? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू 0। इसका मतलब आफ्टर कोलिजन दोनों ऑब्जेक्ट जब सेम स्पीड से मूव करेंगे तभी तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 होगा। और वही एग्जांपल होता है किसका? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो लिखा है दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज 0, द टू बॉडीज मूव टुगेदर विद अ कॉमन वेलोसिटी। फोर्थ केस है सुपर इलास्टिक कोलिजन, जिसके लिए E की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 1। तो ये कब होता है? जब पटाखा कोई फूट रहा हो, एग्जांपल दिया था मैंने, क्रैकर जब फायर होता है कोई, तो हाँ, उसमें पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो इस तरह के प्रोसेस में काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। सो वैल्यू ऑफ E इज ग्रेटर देन 1, यानी रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच ज्यादा थी इन कंपैरिजन टू सेपरेशन। अब आते हैं जरा क्वेश्चन पर, न्यूमेरिकल पर, जितना आपने रिलेटिव स्पीड, हाँ, रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन इज मोर देन द रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच। भाई E की बस E का फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। ग्रेटर देन 1 है तो मैथमेटिकल कंडीशन बना लो जैसी बनानी है। फिलहाल न्यूमेरिकल देखिए, जो इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं बॉल इज ड्रॉप्ड टू ग्राउंड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 2 मीटर, यानी कि
मान लीजिए इस तरीके का ग्राउंड है और किसी एक बॉल को हम लोगों ने यहां से ड्रॉप किया. दिस बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 2 मीटर. द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 0.6. ई की वैल्यू है 0.6 के बराबर. टू व्हाट हाइट विल द बॉल रीबाउंड. ये बॉल आकर के गिरेगी, टकराएगी, टकराने के बाद वापस आएगी. कह रहे कितने हाइट तक ऊपर आएगी वापस, ये क्वेश्चन है. टू व्हाट हाइट विल द बॉल रीबाउंड. ये बॉल कितनी हाइट तक रीबाउंड होगी, मतलब टकरा के वापस कितनी ऊंचाई तक आएगी. तो पहले मुझे ये बताइए, अगर 2 मीटर से मैंने गिराया है तो क्या ये एग्जैक्टली 2 मीटर वापस ऊपर तक आएगी? आइडियल केस होता तो आना चाहिए था. बोलो यार, आइडियल केस होता तो आना चाहिए था, लेकिन ये रियल केस है. अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमें गिवन है तो ये कोलिजन कैसा है, देख के बताओ जरा. इट इज इन इलास्टिक कोलिजन. और बोलो, इन इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी का लॉस तो होता ही है, यानी कि यहां 100% एनर्जी का कंजर्वेशन नहीं होने वाला. ठीक, तो जरा सोचो, जब ये बॉल यहां से नीचे यहां कहीं पर आएगी तो इस समय इसकी कुछ ना कुछ स्पीड रही होगी, किसी न किसी स्पीड से टकराएगी. और टकराने के बाद, मैं इधर बना रहा हूं, ठीक है, इसी में नहीं बना रहे हम. टकराने के बाद ये बॉल बोलो वापस से ऊपर जाएगी. अब ये किसी न किसी स्पीड से ऊपर जा रही होगी, सही है ना. यहां से आएगी, टकराएगी, कुछ एनर्जी का लॉस होगा, फिर किसी स्पीड से ऊपर जाएगी. अब हमसे यही पूछा जा रहा है कि भैया कितना ऊपर जाएगी. मान लो यहां कहीं तक जाएगी ऊपर, यहां तक, तो अपने को यही h डैश की वैल्यू हमें निकालनी है. क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? बताओ भाई, कैसे निकाला जा सकता है? ये u बता सकते हो कितना है? यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. अगर यहां से किसी बॉल को बेटा ड्रॉप किया गया है, तो इनिशियल स्पीड कितनी होगी? 0. तो यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, देखो फाइनल स्पीड मैंने u मानी है, फाइनल स्पीड हमने कितनी मानी है? u. तो जरा सोचो इक्वेशन क्या होती है. फाइनल स्पीड का स्क्वायर बराबर इनिशियल स्पीड का स्क्वायर प्लस 2gh, है ना. g पॉजिटिव होगा और h कितना है? तो बेटा क्या u की वैल्यू आ गई? अंडर रूट 40. g की वैल्यू अगर मोटा मोटा 10 ले लें, कुछ दिया तो है नहीं, तो अंडर रूट 40 ये इसकी आने की स्पीड थी. ठीक, अब e भी हमें पता है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी हमें पता है. क्लियर, इसका यूज करते हैं. कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो कि 0.6 है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन. तो डेल्टा v सेपरेशन अपॉन डेल्टा v अप्रोच, यही आपके दिमाग में होना चाहिए फॉर्मूला. अब आप मुझे बताओ, 0.6 सेपरेशन का काम बिफोर कोलिजन या आफ्टर कोलिजन? तो आफ्टर कोलिजन सेपरेट कौन कौन हो रहा है? कोलिजन किसके किसके बीच में हुआ था? बॉल और ग्राउंड. तो सेपरेट भी कौन हो रहा है? तो बॉल और ग्राउंड की रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है? हाँ, हाँ, 0 होगी. तो कितना होना चाहिए? v माइनस 0. 140 नहीं, v माइनस. भाई कोलिजन के बाद में सेपरेशन होगा ना, कोलिजन के बाद का सीन तो ये बनाया है. बोलो यार, कोलिजन अगर बॉल और फ्लोर के बीच में हो रहा है तो सेपरेशन भी तो इन्हीं दो में होगा. क्लियर है? तो दोनों की स्पीड को मैं घटा रहा हूं, इसकी स्पीड v है और ग्राउंड की स्पीड 0 है, तो v माइनस 0. और अप्रोच का काम बिफोर कोलिजन, तो बिफोर कोलिजन रिलेटिव स्पीड बताओ जरा. भाई ये u से आ रहा है और ग्राउंड रेस्ट पर है, तो ये कितना होगा? u माइनस 0. बड़े में छोटे का टाइम. ठीक, तो v की वैल्यू बेटा आ गई 0.6
u। क्या ये बात समझ में आई? बोलो यार। अब अगर इसकी स्पीड हमें पता है और u भी हमें पता ही था पहले ही, है ना, तो अपने को v पता चल गया। अब इतनी स्पीड से आप मुझे बता दो कितना ऊपर जाएगा। 1.1 तो इसका मतलब अगेन वी कैन यूज थर्ड इक्वेशन, है ना। अब देखो इसको भूल जाओ, अब इसको सोचो कितनी स्पीड से जा रहा है, वो स्पीड है, ठीक, इतनी स्पीड से ऊपर जा रहा है, टॉप मोस्ट पॉइंट पर उसकी स्पीड कितनी होगी? 0। तो अगेन यूजिंग थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। फाइनल स्पीड बोलो 0 है, इनिशियल स्पीड कितनी है, और इसका भी स्क्वायर जब आप करोगे कितना आएगा? 0.6 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई, बोलो यार, स्क्वायर करेंगे उसका तो यही आएगा, ठीक, 0.36, ये ना 0.36 इंटू 40 -2, जी की वैल्यू 10 ले लें, और हाइट कितनी हमने लिया है? h डैश। कुछ समझ में आई बात? तो यहां से भैया h डैश आएगा 0.36 मल्टीप्लाइड बाई 40 डिवाइडेड बाई 20, तो ये आया बेटा 2। तो h डैश कितना आया? 0.72 मीटर्स। देख लो, कोई डाउट हो तो बताओ भाई। कुछ समझ में आया? भाई हमसे ये पूछा गया था कि बॉल को मैं 2 मीटर ऊपर से गिरा रहा हूं, टकराने के बाद कितना ऊपर तक लौट के आएगी, ये बता। जैसे एक बॉल को यहां से छोड़ो तो यहां से अगर मैं ड्रॉप कर रहा हूं तो यहीं तक वापस लौट के नहीं आती है, यहां से ड्रॉप करेंगे तो यहां तक आएगी, अगली बार फिर तो और नीचे तक जाएगी, बार बार वो कम होता जाएगा हाइट इसका। तो हमसे यही एक ही बार पूछा कि बताओ कितनी हाइट तक वापस लौट कर आएगी, ठीक। और ई दिया था तो हम समझ गए कि ये इन इलास्टिक कोलिजन, मतलब एनर्जी का तो लॉस कुछ ना कुछ वही होगा। क्लियर? तो हमने पहले ये पता लगा लिया कि जब यहां से बॉल को छोड़ा गया तो वो यहां पर किस स्पीड से पहुंचा, उसके लिए हेल्प हमारा किया इक्वेशन 3 ने, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2ah, ठीक। उसको हमने अप्लाई किया तो ये स्पीड आ गई यहां वाली, करेक्ट है। फिर टकरा के जब ये वापस गया तो स्पीड कुछ अलग रही होगी, तो हमने वो स्पीड पहले निकाला कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को यूज करके। अब उस स्पीड से कितना ऊपर तक जाएगा, फिर से थर्ड इक्वेशन हमने लगाया, तो उससे हमने h की वैल्यू को, h डैश की वैल्यू को निकाल लिया। कितने लोग को ये समझ में आ गया पूरा? देखो अच्छा क्वेश्चन है, मतलब दिमाग लगेगा इसमें, एकदम बउआ वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। फॉर्मूला अगर मैं आपको इसका बताऊं तो ध्यान से सोचो, ये फॉर्मूला है, अगर ये फॉर्मूला आप याद कर लें तो शायद आप डायरेक्ट अगली बार जब कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप सीधे सीधे आंसर बता पाएंगे। h डैश का फॉर्मूला क्या होता है? e स्क्वायर h। पहले क्रॉस वेरीफाई करो फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं आया कहां से। e स्क्वायर अगर मैं कर देता यहीं पर तो 0.36 होता, और h कितना था? 2 मीटर, तो क्या हम सीधे इसी स्टेप पर आ जाते? 0.36 इंटू 2 0.72। सही है, ये डायरेक्ट रिजल्ट आपके पास है, तो एज अ ट्रिक आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। फिलहाल आया कहां से वो देखो। फिजिक्स में ना यार ट्रिक जैसा कुछ होता नहीं है, फिजिक्स में हर एक चीज का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होता है, बस जबरदस्ती हम लोग टीचर्स कई बार ट्रिक बोल देते हैं, ट्रिक है ये, तो ये ट्रिक भी कुछ नहीं है। यहां पर देखो v जब तुमने निकाला था तो एक बार e यहां पर आ गया था, ठीक, फिर तुमने यहां पे उसका स्क्वायर किया तो वही e का स्क्वायर हो गया, वही स्क्वायर देखिए खत्म। तो ट्रिक जैसा कुछ नहीं है। अगर यही सोचो दूसरी बार रिबाउंड करें, भाई अभी h डैश हाइट तक आया है ना, अब सेम क्वेश्चन सोचो, ये सब भूल जाओ, अब h डैश तक आया, यहां से वापस नीचे जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर टकरा के ऊपर आएगा, तो अब अगली बार जो जब लौट कर आएगा तो h डबल डैश, उसकी वैल्यू सोचो क्या होगी? e की पावर 4h। समझ में आ रही बात? मतलब e की पावर 4h डैश, अगली बार, भाई अगली बार तो ये हाइट है ना, e की पावर 4, मतलब उसको जब अभी करोगे ना, करके देखिएगा एक बार आप लोग, ठीक है। सेम क्वेश्चन रिपीट करो यहां से, मतलब आपने ऑब्जेक्ट को अब यहां से छोड़ा है, 0.72 मीटर यहां से छोड़ा है, जब यहां से छोड़ोगे तो सेम क्वेश्चन बस आप बना लो,
So that will become e to the power 4 h। ठीक है, करके देखिएगा। तो इसका मतलब अगर कोई बॉल n टाइम्स रीबाउंड कर रही है, n टाइम्स, तो बनेगा e टू द पावर 2n। 2.8 जो भी आए, सॉल्व होगा जो भी आए, वो उतना बड़ा मैटर नहीं है। मैटर है कॉन्सेप्ट को समझना। बाकी सॉल्व करोगे कुछ तो आएगा ही आएगा, हमको भी रटा तो है नहीं, कुछ ना कुछ तो आएगा ही सॉल्व होकर। मैटर ये है कि क्या वो लॉजिक समझ में आया कि e की पावर 4 क्यों बोल रहे हैं। बोलो, जब e था तो e स्क्वायर हुआ, अभी पहले से e स्क्वायर है तो e की पावर 4 जाएगा। ठीक, करके देखिएगा एक बार, नहीं आएगा तो बताना हमें जरा क्या हुआ। कोई डाउट है, कुछ समझ आया? अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा और दिमाग खोल देगा। A sphere of mass m moving with a velocity u hits another stationary sphere of same mass। तो बेटा एक स्फीयर है, एक स्फीयर है, ये दूसरे स्फीयर से टकराता है। एक स्फीयर ये है A और एक ये है B। इसका भी मास m है, इसका भी मास m है। फर्स्ट स्फीयर इज मूविंग विद वेलोसिटी u हिट्स अनदर स्टेशनरी स्फीयर। मतलब इसकी स्पीड कितनी है, कितनी है भाई? 0। इफ E इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, मतलब इलास्टिक कोलिजन, सॉरी इन इलास्टिक कोलिजन है। What is the ratio of the velocities of the two spheres after the collision? कोलिजन के बाद दोनों की स्पीड कितनी है? तो आफ्टर कोलिजन कितनी कितनी स्पीड से वो जा रहे हैं। इनकी स्पीड मान लो va और इनकी स्पीड मान लो vb। ये क्वेश्चन है हमारा। तो हमको निकालना क्या है, vb अपॉन VA या VA अपॉन VB। मतलब रेशियो चाहिए बस, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ द टू स्फीयर्स आफ्टर कोलिजन, है ना। तो VB अपॉन VA या VA अपॉन VB, दोनों में से जो आप निकाल पाओ वो निकाल। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ठीक, बस ये परफेक्टली इलास्टिक ना होके इन इलास्टिक है। बाकी क्वेश्चन एज इट इज है, सेम ऐसे टाइप का क्वेश्चन आप कर चुके हो। बोलो, सबसे पहला कंजर्वेशन किसका होता है? मोमेंटम का। मोमेंटम कंजर्व अगर मैं करूंगा तो mu इसका 0, तो रेस्ट पर है। आफ्टर कोलिजन mva प्लस mvb। तो यहां से अगर मान लो मैं इक्वेशन बनाना ही चाहूं, थोड़ा सिंप्लीफाई करके बना लेते हैं, तो क्या ये u इज इक्वल टू VA प्लस VB बन गया बेटा। और क्योंकि इन इलास्टिक कोलिजन है, E गिवन है, E, तो इक्वेशन E से क्या मिलेगा हमको? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सेपरेशन का काम इधर हो रहा है कि इधर हो रहा है? तो बताओ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है? अंदाजा क्यों मारते हो भाई? सेपरेशन के बाद ये तेजी से जाएगा या ये तेजी से जाएगा? तो ऑब्वियस है, बड़े में छोटा घटाएंगे, VB माइनस VA। बिफोर कोलिजन U माइनस 0 मतलब U, तो दैट इज चेक करिए। अगर मैं इसको, इस U को यहां से गायब करके उधर लिख दूं तो ये UE या EU हो जाएगा। ठीक, इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर दिया जाए? ऐड। जैसे ही आप दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे, ऐड करें या देखो, हमको तो रेशियो चाहिए, बात समझ रहे हो? हमको दोनों की वैल्यू नहीं निकालनी है, हमको रेशियो चाहिए था। तो मुझे लग रहा है
देखो तरीके तो दोनों हैं, आप दोनों को ऐड कर लो, पहले वीबी निकाल लो, फिर वीबी को इसमें रख दो, वीए आ जाएगा, फिर दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करके आंसर बता दो। समझ में आ रही बात? वो भी सही है। और एक काम जो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, शायद वो भी सही है। अब रटा तो हमें भी नहीं है, लेकिन दिमाग लगा के देख रहे हैं भाई। वीए प्लस वीबी डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2 है ना, डिवाइडेड बाई वीबी माइनस वीए, दैट इज इक्वल टू यू अपॉन यूई। चेक करो, सही है। हमको निकालना है वीबी अपॉन वीए, तो वीए से डिवाइड कर दिया जाए ऊपर नीचे, तो ये क्या बनेगा 1 प्लस वीबी अपॉन वीए, ये क्या बनेगा वीबी अपॉन -1 इज इक्वल टू 1 अपॉन। अब सोचो बेटा, क्या यही निकालना है? अब तुम्हारा मन हो तुम इसको x मान लो, इसको भी, और पूरी इक्वेशन से x निकाल डालो। बोलो यार, ठीक है। और नहीं करना है वैसे तो सीधे सीधे जैसा है, थोड़ा दिमाग के साथ वैसा ही उठा के इधर कर दो, इसको इधर ले जाओ, ये बनेगा वीबी अपॉन वीए -1। ठीक, तो ये बनेगा 1 प्लस वीबी अपॉन वीए इज इक्वल टू 1 अपॉन ई वीबी अपॉन वीए -1 अपॉन ई। सही है? अरे कुछ समझ आ रहा है कि बस हम ही कर रहे हैं बस? वीबी अपॉन वीए, देखना जरा ध्यान से, इसको इधर लाओ, 1 -1 अपॉन ई, दिख रहा है? ये और ये इधर लाओ, इधर क्या बचा -1 अपॉन ई, और ये भी इधर भेजो, तो यही तो निकालना था, वीबी अपॉन वीए, तो ये क्या बनेगा e -1। एक काम करते हैं, -1 अपॉन ई +1 डिवाइडेड बाई, इसको नीचे भेज देते हैं, भेज दें 1 -1 अपॉन ई, माइनस टाइम्स एलसीएम ले लो बेटा, 1 प्लस ई अपॉन ई माइनस, ये आ गया वैल्यू। ये करने से बस इतना फायदा हो गया कि हमको ये नहीं करना पड़ा कि पहले वीए निकालो, फिर उसकी वैल्यू इसमें रखो, वीबी भी निकालो, फिर दोनों को डिवाइड करो। यहां हमारा काम एक ही बार में हो गया। कुछ समझ में आई बात? ठीक, अगर वी और वीबी दोनों निकालने को बोलते तो आप दोनों इक्वेशंस को ऐड करते, वीए से वीए कट जाता, 2वीबी आता, और सीधे सीधे वीबी की वैल्यू आ जाती। वो वीबी आप इसमें किसी एक में रख देते, वीए आ जाता, और वीए वीबी दोनों अलग अलग मिल जाता। क्या ये कुछ समझ में आया? पक्की बात है? तो इस तरह के इन इलास्टिक कोलिजन्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो दिस चैप्टर इज नाउ कंप्लीटली ओवर, फिनिश्ड। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन।